हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको 10th क्लास एमपी बोर्ड में जो क्वार्टरली एग्जाम आपने दिया है आज उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर बात करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको जो दिया गया था पेपर में वो था व्हाट डिड लेंसो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज। इसके हिंदी मायने है कि लेंसो ने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज के बारे में क्या सोचा। तो आपको पार्ट तो आपने पढ़ा ही था, उसमें लिखा था ना कि जो एम्प्लॉइज थे, ठीक, उन्होंने पैसे भेजे थे लेंसो को, लेकिन लेंसो को पैसे कम मिले तो उसने कहा था कि इस पोस्ट ऑफिस के सारे कर्मचारी चोर हैं। ऑप्शन आपको दिए गए थे परीक्षा में र्यूड, यानी होता है र्यूड मतलब होता है जिसका व्यवहार बोलने का तरीका अच्छा ना हो। प्राउड, क्या एम्प्लॉइज ने ये सोचा कि बड़े गर्व महसूस किया उन एम्प्लॉइज के बारे में? बिल्कुल नहीं। बंच ऑफ क्रूक्स, बंच ऑफ क्रूक्स मतलब होता है बदमाशों की टोली। यहाँ बंच का अर्थ टोली है, क्रूक्स का अर्थ बदमाश, और डी ऑप्शन था अनहेल्पफुल यानी असहयोग। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही था वो था बंच ऑफ क्रूक्स, ये ऑप्शन सही था और इस पर आपको 1 नंबर मिलेगा यदि आपने इस पर टिक किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट हमारे ऑप्शन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट डज आइस सिंबलाइज इन द पोएम फायर एंड आइस। आइस जो है आपकी कविता है फायर एंड आइस, उसमें आइस किस चीज को दर्शाता है? आपको ऑप्शन मिले थे, डिजायर यानी इच्छा को दर्शाता है, हेट्रेड यानी नफरत को दर्शाता है, कि लव को दर्शाता है, कि पेन। तो इसका आंसर है, ठीक, आपका जो आंसर है वो है हेट्रेड, यानी आइस बताता है हेट्रेड को, और जो फायर है, ठीक, वहां पर लव और डिजायर को दर्शाता है। तो आपका आंसर है हेट्रेड। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ, यानी नेल्सन मंडेला के अनुसार किसी देश की ग्रेटेस्ट वेल्थ यानी सबसे बड़ी दौलत क्या है? वेल्थ करते हैं दौलत है, ध्यान दीजिए। मनी यानी पैसा होता है, लेकिन वेल्थ मतलब होता है पैसा, जमीन जायदाद, सबको मिला करके अपन कहते हैं वेल्थ। तो अब नेशनल मंडेला के अनुसार जो देश की संपत्ति होते हैं, देश की दौलत होते हैं, वो कौन होते हैं? इट्स मिनरल, यानी इसके जो मिनरल्स हैं वो, इट्स पीपल यहाँ के लोग, कि इट्स ट्रेडिशन यहाँ की परंपरा, कि इट्स फॉरेस्ट कि यहाँ के जंगल। तो इसका आंसर है इट्स पीपल, यानी किसी देश की संपत्ति है तो वहाँ के लोग। तो ये आपका ऑप्शन सही था क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 था व्हाट वाज द यंग सीगल एफ्रेड ऑफ। एफ्रेड ऑफ एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है से डरना, और हमसे पूछा गया कि जो सीगल नाम का पक्षी था उसे काय से डर लगता था? तो दौड़ने से यानी रनिंग से, फ्लाइंग यानी उड़ने से, स्विमिंग यानी तैरने से, सेलिंग यानी होता है नाव चलाना। तो आपका आंसर है फ्लाइंग। फ्लाइंग मतलब उसे उड़ने से बहुत डर लगता था। ये आप जब सीगल जो आपकी कविता है उसको आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। चलिए बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की। खाली स्थान आए थे ग्रामर के, आपको पहला खाली स्थान था आपका वी ब्लैंक टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। आपको दिया गया था ऑट, शुड और मस्ट। ध्यान दीजिए यहाँ 2 लगा है। तो 13 के 13 मॉडल में केवल 2 मॉडल ऐसे हैं जो 2 के साथ आते हैं, एक तो ऑट टू और एक यूज्ड टू। तो यदि आपको 2 मिलता है सेंटेंस में तो उसके पहले आपको लगाना है ऑट। ये देखिए यहाँ पर हम ऑट भरेंगे। ऑट, शुड और मस्ट तीनों को समझ लीजिए, तीनों का प्रयोग एडवाइस के लिए किया जाता है। यदि जनरल एडवाइस है तो हम शुड का प्रयोग करते हैं, अनिवार्य एडवाइस है तो फिर हम उसमें मस्ट लगा देते हैं, और कोई नैतिक एडवाइस यानी नैतिक सलाह है तो हम वहां पर ऑट टू का प्रयोग करते हैं। लिखा है वी ऑट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। बिल्कुल ये नैतिक काम है, इसलिए इसमें ऑट टू भरना है। सेकंड क्वेश्चन, दे हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज ब्लैंक 3 years। सिंस और फॉर भरना है फ्रॉम। फ्रॉम जो है ये भी टाइम के लिए प्रयोग होता है, फॉर भी होता है, सिंस भी होता है। सिंस और फॉर कहाँ लगता है? मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि जहां पर समय पीरियड यानी अवधि में हो वहां हम फॉर भरते हैं, जहां पॉइंट में हो वहां पर हम सिंस भरते हैं। हमारा समय यहाँ अवधि बता रहा है 3 साल, तो हम यहाँ पर फॉर का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है ब्लैंक यू वर्क हार्ड यू विल फेल। इफ का मतलब होता है यदि, अनलेस का मतलब यदि नहीं। तो हम दोनों रख के देख लेते हैं। 2 का मतलब होता है यद्यपि, तो यद्यपि तो इसमें नहीं है, कोई कंडीशनल सेंटेंस नहीं है। हम यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस तो है लेकिन 2 का प्रयोग यहाँ नहीं होगा। इफ लगाएंगे तो इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप काम करेंगे, यदि मेहनत करेंगे तो यू विल फेल, यानी आप फेल हो जाएंगे। ये तो बिल्कुल नेगेटिविटी है। अगर हम कहते हैं अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि आप मेहनत नहीं करेंगे यू विल फेल, ये बिल्कुल सही है। तो हम इसमें भरेंगे अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि आप मेहनत नहीं करेंगे आप फेल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4,
देयर इज नॉट ब्लैंक वाटर इन द पूल। अब आपको मालूम होना चाहिए कि सम का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस के लिए होता है, एनी का नेगेटिव के लिए, और मैनी का प्रयोग होता है उन संज्ञाओं के पूर्व जिन्हें गिना जा सकता है। तो वाटर को हम गिन नहीं सकते, तो सबसे पहले हम मैनी को हटा देंगे। अब बचा सम एनी, तो देखिए सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव, और नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम क्या भर देंगे, एनी। क्वेश्चन नंबर 5, वर्क हार्ड ब्लैंक यू विल फेल। यहां पर हमें कंजंक्शन भरनी है, बट, एंड और फॉर, सॉरी और होना था। क्वेश्चन नंबर 5 है वर्क हार्ड ब्लैंक यू विल फेल। तो यहां बट, एंड और है, ध्यान देना। अदरवाइज यानी अन्यथा होता है, लेकिन आप ध्यान रखिए और शब्द के अंग्रेजी में दो मतलब होते हैं। यदि और के बाद चॉइस आए तो उसका मतलब होता है या, और यदि और के बाद कोई सेंटेंस आए, कोई परिणाम आए फ्यूचर में, तो उसका अर्थ होता है अन्यथा। तो यहाँ बट मतलब परंतु, एंड मतलब और का मतलब यहाँ अन्यथा। तो देखिए यहाँ पर किसी ने चेतावनी दी है, वर्क हार्ड यानी मेहनत करो, और यू विल फेल, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। ध्यान देना यहाँ पर और बोर्ड ने इसलिए दिया है क्योंकि आप और का अर्थ क्या लगाएंगे, या, जबकि यहाँ और का अर्थ है अन्यथा, नहीं तो और वरना। इस पर आप ध्यान देना, ये एमपी बोर्ड का सबसे महत्वपूर्ण वाक्य है जो हमेशा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया द गंगा इज ब्लैंक सैक्रेड रिवर। यहां पर हम आर्टिकल भर देंगे ए। ध्यान दीजिए, अगर गंगा के पहले आर्टिकल भरना होता तो हम दा भरते, क्योंकि नदी के नाम के पहले आर्टिकल दा आता है और नदी के पहले दा नहीं आता। लोग ऐसा पढ़ लेते हैं कि नदी के पहले दा आता है, नदी के नाम के पहले दा आता है, इसलिए हम सैक्रेड जो है पवित्र, और पवित्र के पहले हम लगा देंगे ए, क्योंकि सैक्रेड शब्द जो है वो व्यंजन से शुरू हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं डू एज डायरेक्टेड की। डू एज डायरेक्टेड, डू यानी करो, एज यानी जैसा, डायरेक्टेड यानी निर्देशित किया गया है। तो जैसा निर्देशित किया गया वैसा करो। तो पहला सेंटेंस है सी कट हर फिंगर। इसको चेंज इनटू इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें सबसे पहले सहायक क्रिया की जरूरत पड़ती है। और देखिए हमने सहायक क्रिया डिड का प्रयोग किया, क्योंकि कट यहां पर जो है वो सेकंड फॉर्म में है, और सेकंड फॉर्म के लिए हम सहायक क्रिया डिड लगाएंगे। क्वेश्चन वाले वाक्य की एक विशेषता होती है कि उसके अंत में आप क्वेश्चन साइन जरूर लगाएं। अगर क्वेश्चन साइन लगाकर नहीं आए तो परीक्षा में गलत माना जाएगा। तो हमारा आंसर हुआ डिड सी कट हर फिंगर। ध्यान दीजिए, कट के तीनों फॉर्म एक से होते हैं। कुछ क्रियाएं ऐसी होती है इंग्लिश में जिनके तीनों फॉर्म एक से होते हैं। इसका एक मैंने कहानी बनाई है, जिसमें आप वो कहानी सुन लेंगे तो आप 13 की 13, 14 की 14 जो भी क्रियाएं जिनके तीनों फॉर्म एक से होते हैं, कट कट कट, पुट पुट पुट, शट शट शट, बस्ट बस्ट बस्ट, स्पिट स्पिट स्पिट, इनके तीनों फॉर्म सीख जाएंगे। तो हमने यहाँ पर डिड सी कट हर फिंगर और क्वेश्चन साइन लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 2, he did not go to school, he was ill। combine the sentence using because। इनको because से जोड़ना है। because हमेशा कारण बताता है, और कारण हमेशा दोनों को जब जोड़ता है, जब दो वाक्यों को जोड़ता है तो because बीच में आता है। तो पहला वाक्य हमने लिख दिया he did not go to school, बीच में because लगा दिया, he was ill। वह स्कूल नहीं गया क्योंकि वह बीमार था। क्वेश्चन नंबर 3, जिम विल टेक कॉफी, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब क्रिया का तीसरा रूप लगाना है और साथ में हैज है। तो हमने देखिए लगा दिया जिम, जिम एक है इसलिए हैज आ गया, टेक का थर्ड फॉर्म टेकन आ गया, और कॉफी हमने ऑब्जेक्ट जोड़ दिया। हमारा पूरा का पूरा वाक्य चेंज हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। क्वेश्चन नंबर 4, he is too ill to go to office। ये टू की जगह सो दैट का प्रयोग हमेशा 10th क्लास में आता है। कुछ नहीं करना है, जो आपको TOO है उसको सो में बदल देना है, और TO2 को दैट में बदल देना है। इस तरह से देखिए, ही लिखा अपन ने, इस लिखा, इस टू को सो में बदल दिया, इल लिख दिया, इस दूसरे टू को अपन ने बदल दिया दैट में। इसके बाद एक नया सेंटेंस बनाना पड़ेगा। ध्यान देना, नए सेंटेंस की शुरुआत हम आगे देखेंगे करता क्या है। आगे करता ही है तो उसको लिख लिया। अब ध्यान रखना कि जो सो दैट है, ठीक है, वो कैन नॉट। अब यही समझ लीजिए सो दैट दो कुत्ते हैं, ये कैन नॉट और कुड नॉट की बिस्किट खाते हैं। तो जब जब सो दैट आएंगे आएगा तब तक हमें कैन नॉट और कुड नॉट लगाना पड़ेगा जरूरी। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा he is so ill that he cannot go to office। क्वेश्चन नंबर 5, call the boy is sitting on the table। उस लड़के को बुलाओ। बॉय जो बैठा है टेबल पर, इसको हु से जोड़ना है। हु से जब दो वाक्य जुड़ते हैं तो इसका अर्थ होता है जो कि। यदि हु शुरू में आता है तो इसका अर्थ होता है कौन। तो अपन दोनों वाक्य को जोड़ देंगे।
कॉल द बॉय, उस लड़के को बुलाओ, हु यानी जो कि इज सिटिंग यानी बैठा है टेबल पर। यहाँ ध्यान दें, दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट आपको निकालना है और उसकी जगह हु लगा देना है, आपका वाक्य रिलेटिव क्लॉज में तब्दील हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, दे आर मेकिंग काइट्स। यह वाक्य 2022 की 12वीं की परीक्षा में आया था और आप देखिए तिमाही की 10वीं की परीक्षा में पैसिव वॉइस बनाने दिया गया। तो पैसिव वॉइस के रूल्स आपको मालूम है, हम ऑब्जेक्ट को आगे कर लेंगे और सब्जेक्ट को पीछे कर लेंगे और थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे वर्ब का, तो पैसिव वॉइस बन जाता है। तो हमने देखिए काइट्स को आगे कर लिया, आर को ज्यों का त्यों लिख लिया। जब आईएनजी क्रियाएं आती है तो हम उसमें बीइंग का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिए, जब आईएनजी क्रिया आती है तो हम बीइंग का प्रयोग करते हैं और हमेशा ही हम यहाँ पर ठीक थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यहाँ बाय मिस्टेक फ्लॉन लिख गया है तो हम यहाँ पर लिख देंगे मेक क्रिया का थर्ड फॉर्म मेड। इसको आप ध्यान से सुधार लीजिएगा और ये गलती के लिए क्षमा चाहता हूं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सेंटेंस जो है छठवा, वो है दे आर मेकिंग काइट्स, यानी अभी पतंग बना रहे हैं, उसका पैसिव वॉइस हो जाएगा काइट्स आर बीइंग मेड। अब सबको ये लग रहा होगा कि ये दे कहाँ चला गया, तो ध्यान रखना एक्टिव वॉइस का कर्ता यदि दे हो, यदि वी हो, यदि समवन हो, नो वन हो, एवरीवन हो, तो उसे बाय के साथ कभी पैसिव में नहीं लिखा जाता है। इस बात का ध्यान रखना और काइट्स आर बीइंग मेड आपका आंसर होगा। थैंक यू।